हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक पॉलिटी पीटी 365 के कवर कर लिए हैं एंड आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एंड अदर बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो सो दैट आपके फ्रेंड सर्कल्स भी इन वीडियोज का यूटिलाइज करके बेनिफिट पा सके। एंड जो पीडीएफ है हाइलाइटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी वंस द डिस्कशन गॉट कंप्लीट। तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप जो हमारी पीडीएफ है वो एक्सेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला है आपका सीबीआई एंड ईडी। ये लगातार आपको न्यूज में देखने को मिलती रहती होंगी ये संस्थाएं, दैट्स व्हाई इनके बारे में थोड़ा सा जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो बेसिकली सेंटर ने ऑर्डिनेंस लेकर आई थी टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ ईडी सीबीआई डायरेक्टर्स फ्रॉम 2 इयर्स टू 5 इयर्स। तो ये कंटेक्स्ट है, बट हमें थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सीबीआई की तो पहली बात तो ये याद रखना है कि ये आपका कोई स्टेट्यूटरी बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कौन सी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसे पावर कहां से मिलती है? तो जो आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है वहां से इसको पावर मिलता है। याद रखना है इट डिराइव्स इट्स पावर, न कि ये जो बॉडी है इस एक्ट के माध्यम से बनी है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए स्टेट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव। एंड जो सीबीआई है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये जो आपका सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की बात है इसको रिकमेंड की गई थी संथानम कमेटी के द्वारा जो बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर 1962 से 64 तक के पीरियड में इन्होंने रिकमेंडेशन सब दिया था अपना। ठीक है, और ये सीबीसी को लोकपाल को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड नोडल पुलिस एजेंसी है भारत में जो कोऑर्डिनेट करते हैं इन्वेस्टिगेशंस को ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। इंटरपोल आपने इंटरपोल के बारे में सुना भी होगा, इंटरनेशनल पुलिस, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये आपका नोडल पुलिस एजेंसी है भारत में जो कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशंस को ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरपोल मेंबर कंट्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन वीबीआई मैंने लिखा है, आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, सीबीआई ही ये एजेंसी है। तो ये हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, ये बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका काम है इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करना एंड अगर लेट्स से कोई इकोनॉमिक क्राइम हुई है तो उस क्राइम से फाइट करना, डील करना। और इसको बनाया गया था फॉर द पर्पज ऑफ हैंडलिंग द एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन, यानी कि आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर जो लॉ है उसका वायलेशन होता है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 तो फिर ये बेसिकली उन लॉ वायलेशन को हैंडल करेंगे। तो अभी फिलहाल ये आपका ईडी कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो देख सकते हो, अच्छे से याद रखना है। जो ईडी है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इट इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ईडी की बात कर रहे हैं, इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ईडी है यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये दो इंपॉर्टेंट लॉज को इन्फोर्स करवाते हैं, यानी कि अगर वायलेशन होगा इनका तो फिर ईडी देखेगा। कौन कौन सी ये दो लॉ हैं? वी हैव द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसको फेमा एक्ट भी कहते हैं एंड वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जिसको हम पीएमएलए भी कहते हैं। तो देख सकते हो ये आपका इकोनॉमिक रिलेटेड लॉज है और इसका अगर वायलेशन होगा तो फिर आपका ईडी हाजिर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया। अब आते हैं सीबीआई के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो सीबीआई है आपका मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसका? केंद्र सरकार का। और ये बेसिकली कौन कौन से केसेस को डील कर सकते हैं? केसेस रिलेटेड टू करप्शन, मेजर क्रिमिनल प्रॉब्स। और ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, मैंने आपको बताया। सीबीआई डायरेक्टर काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे थे 1-2 साल पहले, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये जो आपका लोकपाल एक्ट 2013 है, ये जरूर याद रखना है, ये आपका 2013 में आता है आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। ठीक है, तो जो आपका लोकपाल एक्ट 2013 है ये प्रिस्क्राइब करती है कि जो सीबीआई डायरेक्टर होंगे, ध्यान से सुनिएगा, सीबीआई डायरेक्टर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे एक कमिटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से। और इस कमिटी में कौन होंगे तो देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, याद रखना है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, ये आपका जो कमिटी होगा ये रिकमेंड करेगा, तब अपॉइंटमेंट होगा सीबीआई डायरेक्टर का बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की तो आप देख सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे तो ऑथराइज कर सकता है सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्राइम को,
किसी भी स्टेट में, बट किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उस स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट करे किसी भी क्राइम को एनीवेयर इन द कंट्री, और इसके लिए कोई स्टेट की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वेरी हाई पावर्ड बॉडी, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है आपको। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द अदर शॉर्टर न्यूज, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो एक है आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब हम बात करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो कंटेक्स्ट क्या है, तो देख सकते हो प्रेस एसोसिएशन उन्होंने कंसर्न रेज किया है ओवर दिस पीसीआई, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी तक इसके नए चेयरमैन नहीं अपॉइंट किए हैं, बिकॉज या डिस्पाइट ऑफ इट्स वैकेंसी। तो जो पीसीआई है यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1966 में बनी थी, ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी, ये याद रखना है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट इन 1965। और ये आपका मॉरल वॉच डॉग है एक प्रकार से इंडियन प्रेस, तो इंडियन प्रेस में सही सबकी निगरानी रखते हैं ये आपके पीसीआई। एंड कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन है जो नॉमिनेट किए जाएंगे किनके द्वारा, यहाँ पर आपका सीजेआई होंगे, ठीक है। तो चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय सीजेआई एंड 25 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टेन्यूर 3 साल की होती है, प्रोवाइडेड कि नो मेंबर कुड होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 years इन द एग्रीगेट। तो आपको याद रखना है टेन्यूर 3 years की होती है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट बॉडी की, वी हैव द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये भी न्यूज में रही है, कैसे, बिकॉज कैबिनेट ने जो टेन्यूर है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का, वो अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया है बियॉन्ड 2022। तो अगर हम बात करें एनसीएसके की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में, और ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इस एक्ट के माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया था शुरुआत में। याद रखना है, ये शुरुआत में जब इसे स्टैब्लिश किया गया था तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको लाया गया था, लेकिन इसको जब गठित किया गया था तो बेसिकली अप टू 31 मार्च 1997 तक के लिए, लेकिन बाद में जो वैलिडिटी है इस एक्ट की बढ़ा दी गई थी, 2004 तक कर दी गई थी। लेकिन 2004 के बावजूद ये वैलिडिटी या फिर टेन्यूर है एनसीएसके का वो बढ़ाया गया, लेकिन ये जो बढ़ाया गया आपका टेन्यूर वो आपका नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैसे, तो रेजोल्यूशन के माध्यम से, ठीक है। तो अभी इसका टेन्यूर था आपका 2022 तक, फिर 3 साल के लिए आपका ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखनी है। रोल ऑफ एनसीएस के क्या काम होते हैं इनके, तो रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ सफाई कर्मचारी। एंड ये जरूरी याद रखना है, जो आपके एनसीएस के हैं ये मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। एंड साथ ही साथ कोई कंप्लेंट्स आए रिगार्डिंग द कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, यानी कि दिस एक्ट जिसकी बात हम ऊपर कर रहे हैं, तो फिर उनके कंप्लेंट्स को इंक्वायरी भी करेगा। Let's move to the next one, National Backward Class Finance and Development Corporation NBCFDC and National Scheduled Caste Finance Development Corporation। तो बेसिकली ये जो बॉडी है ये सर्टेन इनिशिएटिव्स कंडक्ट कर रही हैं लाइक योर फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, सो दैट जो कोविड पेशेंट्स है उनको रिलीफ प्रोवाइड हो सके। तो इसलिए ये न्यूज में आई थी। तो ये जो दोनों बॉडी है ये इनकॉर्पोरेट की गई थी कंपनी के रूप में, बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो ऑपरेट होती है। अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये सब आपके सोशल रिलेटेड मैटर को डील करते हैं, तो इसलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत रखा गया है। तो जो आपका एनबीसीएफडीसी है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रमोट करना, सो दैट बैकवर्ड क्लासेस का बेनिफिट हो सके। एंड अगर हम बात करें एनएसएफडीसी की, तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया फुल्ली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के रूप में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एंड इसका काम क्या है एफडीसी का, तो ये फैसिलिटेट करता है फाइनेंस एज वेल एज फंड्स को मोबिलाइज करता है, सो दैट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके किनका, उन लोगों का विच बिलोंग्स टू द एससी कैटेगरी एंड द पीपल लिविंग बिलो डबल द पॉवर्टी लाइन। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन। तो ये तो कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस वाले मैटर पर। सिटीजन चार्टर हम डिस्कस करेंगे, क्या सिटीजन चार्टर है, इसका मतलब क्या होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर न्यूज में क्यों रहा है इसकी बात करें, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इन कोलैब विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, इन्होंने मॉडल पंचायती सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क रिलीज किया है। तो बेसिकली इसको जानने से पहले ये आपका सिटीजन चार्टर क्या होता है, तो बेसिकली जो सिटीजन चार्टर होता है जो लाई गई है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं वो एक्सेसिबल हो सके टाइमली मैनर में, है ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में कोई दिक्कतें ना। तो ये सब आपके सिटीजन चार्टर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें इस मॉडल पंचायती सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क की या इस चार्टर की,
तो आपको भी पता है पंचायत जो है इंडिया में ये आपका थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है इन द रूरल एरिया, एंड इनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो बेसिक सर्विसेज है उसकी डिलीवरी कर सके, विच हैज बीन इंश्योर्ड अंडर द 243G। और इसके अंतर्गत आपको पता है 29 सब्जेक्ट डाले गए हैं, और इन सारे सब्जेक्ट मैटर पर बेसिकली जो पंचायत है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, लाइक बेटर एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, ये सब कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना होता है आपके थर्ड टायर को। एंड जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का, वही मैंने आपको बताया, एम्पावर द सिटीजन विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक सर्विसेज जो उनके द्वारा प्रोवाइड करनी है, एज वेल जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसको इंप्रूव किया जाए विदाउट एनी प्रेजुडिशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। अब सिटीजन एक्सपेक्ट करता है कि हमें बेटर सुविधा मिले, हमें बार बार घुराने ना जाया जाए। ऐसा क्या होता है कि हम सर्विसेज एक्सेस करने जाते हैं तो बोला जाता है कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, तो ये सब ना हो। तो ये सब सिटीजन चार्टर में बेसिकली बातें कही गई है, और ये प्रोफेशनलिज्म को पंचायती फंक्शन में लाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ये आपका जो स्टैंडर्ड्स कमिट की जाती है बाय द पंचायत, यानी कि जो सिटीजन चार्टर के रूप में जो स्टैंडर्ड्स कमिटेड की गई है बाय द पंचायत की, भाई हम ऐसे ऐसे सर्विसेज इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ये यूजफुल होता है फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सर्विस डिलीवरी। कि आपने ये बोला लेकिन आपने ये कंप्लीट नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हमें आपको 2 दिन में सर्विस प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन आप लगा रहे हो 50 दिन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मेजर कर सकते हैं सर्विस डिलीवरी के परफॉर्मेंस को इन द पंचायत। तो ये बात हो गई। तो अगर हम बात करें अदर डिटेल्स की, तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली क्वालिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव करना, स्टैंडर्ड्स यानी कि स्पेसिफाई किया जाए कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सिटीजन के द्वारा और आप कैसे उसे फुलफिल करवा रहे हो, या फिर फुलफिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। चॉइस प्रोवाइड करो, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर में। ट्रांसपेरेंसी भी, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, रूल्स प्रोसीजर्स स्कीम्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब प्रोवाइड करके। तो ये बातें हो गई। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की, तो ये आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और ये प्रीमियर नेशनल सेंटर है एक्सेलेंस का अंदर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और ये आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एंड ये क्या क्या फंक्शन करते हैं तो आप देख सकते हो। तो जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रहे हैं उनके बारे में ये जानकारी कलेक्ट करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखरेख करने का भी प्रयास करते हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनका ये जायजा लेते हैं। फंक्शन आप देख सकते हो, फोकस ऑन द पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो बेनिफिट करे रूरल पुअर को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमोट करो, क्रिएटिव इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जनरेट करो। ये कीवर्ड अच्छा है, क्रिएटिव इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तो आप ध्यान रख सकते हो। अब देख लो कंपोनेंट क्या है सिटीजन चार्टर का। तो सिटीजन चार्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें बेसिकली शामिल होनी चाहिए। तो विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी होती है लेट से, तो उसका विजन एंड मिशन होना चाहिए कि क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है, क्या हासिल करना चाहते हो। उसी प्रकार से पीआरआई के भी अपने विजन एंड मिशन होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस क्या उम्मीद की जाती हैं क्लाइंट्स के द्वारा वो होनी चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो होना ही होना चाहिए कि अगर कोई समस्या है तो कहाँ जाए सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं जी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगी नहीं तो फिर आप समझ सकते हो कितनी घटिया सर्विस प्रोवाइड करता होगा। एंड नेक्स्ट इज जो डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स में सिटीजन क्लाइंट जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो आ जाते हैं। एंड वी हैव द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जिसमें आपका क्वालिटी विद इन टाइम फ्रेम सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब ये सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, तो आप देख सकते हैं ये जो सिटीजन चार्टर कंसेप्ट है ये शुरुआत में भारत में पहले स्टेब्लिश नहीं हुए, ये आपका पहली बार देखने को मिला आपका यूनाइटेड किंगडम में 1991 में, जिसका एम था कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो दी जा रही है लोगों को उनको इंप्रूव किया जा सके। और इंडिया ने बेसिकली सिटीजन चार्टर 1997 में अडॉप्ट किया था एट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज जो न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और बाकी देख सकते हो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है उन्होंने एक टास्क इनिशिएट किया था जिसके तहत कोऑर्डिनेशन, फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशनलाइज किया जाए सिटीजन चार्टर को। एंड बेसिकली एक बिल भी है, राइट ऑफ सिटीजंस फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011, जिसको हम सिटीजन चार्टर कॉमनली कहते हैं। इट सीक्स टू क्रिएट अ मैकेनिज्म जिसके तहत टाइमली डिलीवरी हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का सिटीजन को। लेकिन ये याद रखना ये लैप्स हो गया था, ये आपका चालू नहीं है ना, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो रिलेटेड न्यूज की बात करें तो देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इन्होंने मैसूरी डिक्लेरेशन
इश्यू किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैसूरी डिक्लेरेशन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो मैसूरी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द सर्विस डिलीवरी जो पंचायत प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, इसका एम है कि सर्टेन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करो एज द कोर ऑफ गवर्नेंस और उसे प्रोवाइड करने का प्रयास करो। तो 16 स्टेट ने साइन किया था मैसूरी डिक्लेरेशन को और उन्होंने प्रण लिया था कि इन कॉमन मिनिमम सर्विसेज डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे लोगों को अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अप्रैल 1 2022। लेकिन आपको सिंपल याद रखना मैसूरी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन जो की गई है वेरियस स्टेट्स के द्वारा ऑन द सर्विस डिलीवरी बाय द पंचायत। ठीक है, एंड अगर हम बात करें मेजर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है टू एनहांस द कैपेसिटीज ऑफ पीआरआई, तो ये सब आप देख सकते हो। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ठीक है, मॉडल सिटीजन चार्टर लाई गई, सबका योजना सबका विश्वास प्रोग्राम लाया गया एंड मिशन अंत्योदय लाया गया एंड वी हैव द ई ग्राम स्वराज। तो इसको ध्यान में रखना है, ये जो आपका ई ग्राम स्वराज है वेब बेस्ड पोर्टल है जो प्लानिंग अकाउंटिंग मॉनिटरिंग फंक्शंस को यूनिफाई करता है ग्राम सभा पंचायत के। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फिर आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड न्यूज है। तो न्यूज में क्या है देख सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया है, सबका योजना सबका विश्वास, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था। ये है आपका सबका योजना सबका विश्वास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड सो दैट जो आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसके प्रिपरेशन में मदद हो सके। तो ये क्या है आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो आर्टिकल 243G जो है हमारे संविधान का, ये मैंडेट करता है किसे, ग्राम पंचायत को, कि वो अपने ग्राम के लिए प्रिपेयर करें और जो भी उन्होंने जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर किया है उसको इंप्लीमेंट करें सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस लोगों का हो सके। एंड जीपीडीपी में आपका 3 एसेंशियल थिंग्स आ जाते हैं। पहली बात तो विजन आ जाता है, गोल आ जाता है और एक्शन प्लान आ जाता है। ठीक है, एंड जो आपके ये बात आपको पता ही होगी कि 29 सब्जेक्ट्स बेसिकली मेंशन किए गए हैं 11 शेड्यूल के अंतर्गत, जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन सब मैटर्स पर बेसिकली डील करना होता है। इसमें मैंने डिस्कस भी किया था, एजुकेशन सैनिटेशन ये सब आपके सब्जेक्ट मैटर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं और क्या बातें जानने के लिए है तो आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उन्होंने मॉडल गाइडलाइंस प्रिपेयर किया है। मॉडल गाइडलाइंस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक मॉडल के रूप में गाइडलाइंस प्रिपेयर कर दिया है। इन गाइडलाइंस के आधार पर जो आपके स्टेट्स हैं वो जीपीडीपी यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करके सर्कुलेट किया गया है टू ऑल द स्टेट्स, जहां पर पार्ट 9 जो है संविधान का एप्लीकेबल है। मैंने आपको बार बार बताया पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 10 जो भी है आपका संविधान का, उनके इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको याद रखना है। जैसे आपका पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डील्स विद डीपीएसपी, पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको भी बता कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में, क्या डीपीएसपी है। ग्राम सभा डैशबोर्ड की बात करें तो देख सकते हो ये जो डैशबोर्ड ये मदद करेगा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाने में। कैसे, तो ग्राम सभा के मीटिंग के माध्यम से स्टैंडिंग कमेटी जो है मीट करेगी ग्राम पंचायत की, साथ ही साथ जो इलेक्टेड पंचायत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मीट करेंगे थ्रू आउट द ईयर। तो ये है आपका ग्राम सभा डैशबोर्ड, है ना। तो क्या करेगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने का प्रयास करेगा। ये सब बेसिकली मीट करेंगे थ्रू आउट द ईयर। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, तो ये जो आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो लॉन्च की गई गुड गवर्नेंस डे के दिन, जो कि सेलिब्रेट की जाती है 25 दिसंबर। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो याद रखना ये स्कोर बेस्ड इंडेक्स है। इसमें आपको कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है, ये जरूर याद रखना। इट डज नॉट गिव्स रैंकिंग, इट इज अ स्कोर बेस्ड इंडेक्स। और जो जीजीआई ये बेसिकली एसेस करती है स्टेट ऑफ गवर्नेंस को अक्रॉस द स्टेट, यानी कि जो गवर्नेंस डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, उसमें कौन सा राज्य कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको एसेस करने का प्रयास करता है आपका जीजीआई। और ये यूटी और स्टेट दोनों को एसेस करती है। तो इस हिसाब से आपका कंपैरेटिव पिक्चर प्रोवाइड करता है स्टेट्स के रेस्पेक्ट में, सो दैट वो अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को समझ सके और अकॉर्डिंगली अपने आप में सुधार कर सके। और याद रखना है बाय एनुअल एक्सरसाइज है, और ये भी याद रखनी है कि ये नीति आयोग के द्वारा नहीं कंडक्ट की जाती। किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ये जरूर याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली जो इम्पैक्ट है वेरियस इंटरवेंशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं विद रिगार्ड टू द गवर्नेंस, उसको एसेस करना। एंड देख सकते हो 10 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं और 10 सेक्टर को 4 कैटेगरीज में के स्टेट ग्रुप में
कैटेगराइज किया गया। तो 10 सेक्टर में कौन कौन आ गए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए। आई थिंक कि इस पैरामीटर्स को याद रखने चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है। जैसे आप वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, जब उसका पूछ लिया तो ये तो आपका गवर्नमेंट की जारी की गई जीजीआई है, तो हो सकता है इसका पूछ लिया जाए। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड वाला तो हमने देखा ही। तो ये हो गए, ठीक है। ये बेसिकली स्टेट को 4 ग्रुप में बांटता है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट आपका हिमालयन रीजन, और जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया वो वाला, या फिर आपका यूटी है। अदर स्टेट्स जिसमें आपका ग्रुप है, ग्रुप बी, बट नो नीड टू रिमेंबर दिस। की हाईलाइट क्या है, तो 22 स्टेट जो है अपने कंपोजिट जीजीएस स्कोर को इंप्रूव किए हैं एज कम्पेयर टू 2019। एंड ग्रुप ए स्टेट्स की बात करें तो गुजरात टॉप किया है, जबकि ग्रुप बी में मध्य प्रदेश टॉप किया है। तो ये याद रख सकते हो। और दिल्ली जो है यूटी में टॉप की है। ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये क्या है, तो बेसिकली जो आपका टीएडीपी प्रोग्राम है, ये मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है 115 डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाए जाते हैं, उसको फास्ट ट्रैक करके इम्प्रूव करना। एंड इसके तहत क्या क्या फोकस की जाएंगे तो देख सकते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रेंथ है उस पर फोकस किया जाएगा। लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी कि जो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रेंथ है उसको फोकस किया जाएगा, सो दैट उसी में अगर सुधार किया जाए तो इमीडिएट इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। एंड ये आपका प्राइमरली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ड्रिवन होगा, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। एंड 49 इंडिकेटर्स के आधार पर ट्रैक किए जाएंगे विच विल बी डिवाइडेड इनटू द 5 कोर थीमेटिक एरिया, जिसमें आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टीएडीपी प्रोग्राम, बस बेसिक जानकारी रखनी, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई है नहीं कि कुछ डिटेल्स आपको इसको पढ़नी है, सिंपल है। 3 कोर प्रिंसिपल है इस प्रोग्राम के, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। एंड अगर हम रिलेटेड न्यूज की बात करें तो वी हैव द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस के द्वारा रिलीज किया गया है इन पार्टनरशिप विद जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एंड कश्मीर। और ये बेसिकली ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लाई गई थी। इसमें आपका जम्मू टॉप किया है, लेकिन एज सच आई डोंट थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना जम्मू टॉप किया है। और ये रिलीज कौन करता है, ठीक है, तो पता भी होगा कौन रिलीज करता है, वही हमने डिस्कस भी किया ऊपर में। सो फ्रेंड्स ये हो गई। अब चलते हैं मिशन कर्म योगी के बारे में जानते हैं। आपको ही पता है मिशन कर्म योगी जो लाई गई थी वो सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए लाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये आपका न्यूज में आया है। और अभी कंटेक्स्ट क्या है, एज ए पार्ट ऑफ द मिशन जो सेंटर है वो हायर करेंगे प्राइवेट कंसल्टेंट को, सो दैट जो कंपिटेंसी है ब्यूरोक्रेसी को उसको रिवेंट किया जा सके। मोर न्यूज इसमें आपको जानने लायक नहीं है, बस ये आप ध्यान रखो मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो जो मिशन कर्मयोगी है, जिसको हम कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका बेसिक एम क्या है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ब्यूरोक्रेसी में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैपेसिटी बिल्डअप की जाए, कैसे, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस रिफॉर्म के माध्यम से। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो डिलीवर होगा इंटीग्रेटेड गवर्नेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसको हम आई गोट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो आई गोट क्या है आपका, कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। और ये जो आपका पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, इसी पर आपका ये आई गोट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। तो देख सकते हो मिशन कर्मयोगी के तहत आपके क्या क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है। तो वी हैव द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, आई गोट कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म हमने बात किया, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करो, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब हो गई, ठीक है। एंड ये जो आपका प्राइवेट कंसल्टेंट हायर किया गया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो देख सकते हैं डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा एफआरएसी को, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिसका फोकस होगा फिट फॉर फ्यूचर सिविल सर्विस वाला फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जो डिलीवर करे लार्जर सोशल एंड इकोनॉमिक मैंडेट को। तो जो एफआरएसी है यानी कि जो फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, ये मैप करेगा रूल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पोजीशन। जो भी गवर्नमेंट पोजीशन में ऑफिशियल्स होते हैं उनके जो रूल्स एंड एक्टिविटीज हैं उनको ये मैप करेगा विथ देयर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज, है ना, जैसे बिहेवियरल एट्रीब्यूट के माध्यम से, फंक्शनल स्किल के माध्यम से, डोमेन नॉलेज के माध्यम से, ये बातें होगी। अब देख सकते हो यहाँ पर कुछ बातें आपको जाननी होंगी।
नंबर ऑफ कमिटीज कमीशन सेटअप की गई थी जो रिकमेंडेड की थी सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट पर रिफॉर्म्स के लिए। जैसे आपका संथानम कमेटी 1962 है, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड किया था कि कहीं ना कहीं हमें फाइट करना होगा करप्शन से रिलेटेड इश्यू को एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात की गई थी। एंड वी हैव द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी 2021 जो चेयर की गई थी योगेंद्र के अलग के द्वारा। तो ये बस याद रखनी है कि आपका सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के लिए सब कमेटी बनाई गई थी। एंड वी हैव द होता कमेटी, ये याद रख सकते हो ना। इन्होंने रिकमेंड किया था एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप टेस्ट इंक्लूड किया जाए सिलेक्शन के लिए फॉर द कैंडिडेट्स। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए टू ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट। एंड बासवन कमिटी 2016, ये रिसेंट कमिटी तो इसे याद कर सकते हो। इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक प्रॉपर असेसमेंट किया जाए अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर एवरी ईयर। तो ये कुछ कमिटीज के नाम आप याद रख सकते हो, ये आपके सिविल सर्विसेज के वेरियस एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए उस पर रिकमेंडेशन के लिए बनाई गई थी। तो होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिजिटल राइट्स। क्या है ये डिजिटल राइट्स? तो कंटेक्स्ट में क्यों रहा है तो आप देख सकते हो यूरोपियन कमीशन इन ए ग्लोबल फर्स्ट यानी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने सेट ऑफ डिजिटल राइट्स प्रपोज किए हैं। तो किसने प्रपोज किया है? यूरोपियन कमीशन है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपका डिजिटल राइट्स की बात कही जा रही है, इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ बर्लिन डिक्लेरेशन। और ये बर्लिन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? बर्लिन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट। तो ये याद रखना, अगर पूछ लिया जाए बर्लिन डिक्लेरेशन इज समटाइम्स इन इट इज रिलेटेड टू द डिजिटल सोसाइटी, हमारा डिजिटल सोसाइटी कैसा हो, है ना, कौन से अधिकार को मिलने चाहिए व्हेन अ पर्सन एक्सेस टू द डिजिटल सेक्टर लाइक द इंटरनेट। तो ये जरूर याद रखनी, बर्लिन डिक्लेरेशन। एंड 6 राइट्स एंड प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए गए थे। तो डिजिटल राइट की बात करें तो बेसिकली डिजिटल राइट्स का मतलब क्या हुआ? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेसी, ये सब प्राप्त हो, ठीक है, विच अलाउज पीपल टू एक्सेस, यूज, क्रिएट एंड पब्लिश द डिजिटल मीडिया एंड एक्सेस कर सके, यूज कर सके कंप्यूटर्स को, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को। तो ये डिजिटल राइट्स के बारे में आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ पीपल को अलाउ किया जाता है टू एक्सेस द कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्रिएट, पब्लिश डिजिटल मीडिया, ये सब आपके डिजिटल राइट्स ही हैं। और एक प्रकार से कहा जाए तो डिजिटल राइट्स एक्सटेंशन ही है राइट्स का विच हैज बीन सेट आउट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशन। जो आपके इसमें राइट्स दिए गए ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, उसका ऑनलाइन वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन ही डिजिटल राइट्स कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल, राइट टू प्राइवेसी इंश्योर करो, डाटा प्रोटेक्शन हो, ट्रोलिंग ना हो, ऑनलाइन थ्रेट्स को प्रिवेंट किया, ऑनलाइन थ्रेट्स से रोका जाए, हेट स्पीच को खत्म किया जाए ऑनलाइन लेवल पर जो भी। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली सर्टेन बातें, ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें आप भी समझ जाओगे, अंदाजा लगा लेंगे। तो देख सकते हो जो डिजिटल सिटीजनशिप राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर यूरोपियंस। तो 26 जनवरी 2022 कमीशन ने प्रपोज किया था इंटर इंस्टीट्यूशनल डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल। तो क्या प्रिंसिपल है देख सकते हो, पीपल एट द सेंटर, फ्रीडम ऑफ चॉइस और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्यू, ठीक है। यानी कि जो डिजिटल एनवायरनमेंट है शुड बी सेफ एंड सिक्योर। इसका मतलब ऑल यूजर्स फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक शुड बी एम्पावर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये है। और भी क्या है, सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि टेक्नोलॉजी हो यूनाइट करे, डिवाइड ना करे, ये अच्छा है, लिख सकते हो कहीं पर कि जो आपके सॉलिडिटी एंड इंक्लूजन में टेक्नोलॉजी शुड यूनाइट नॉट द डिवाइड पीपल। दिस मीन्स कि everyone should have access to the internet, digital accessibility हो, digital public services and fair working condition, and we have the participation and next your sustainability। so फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। और तो इसमें कुछ जानने लायक है नहीं, बस एक कीवर्ड याद रखना, डिजिटल राइट्स का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ लेना इसको। एंड ये बर्लिन डिक्लेरेशन के बारे में जानना जरूरी होगा। और ये जो आपका डिजिटल राइट्स अभी इन ग्लोबल फर्स्ट को कौन प्रपोज किया है, यूरोपियन कमीशन ने, ये भी थोड़ा सा आपको जानना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, पीपल को कोर में रखा जाएगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाएगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी, सब है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको पता है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोक्योर करने का प्रयास करती है। तो क्या है आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसे हम देखेंगे। तो देख सकते हो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अच्छे से याद रखना है, इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज किया है फॉर द रिफॉर्म्स इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट।
तो ये जो आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट है, ये क्या है? मैंने आपको बताया इसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट किया जाता है पब्लिक एंटिटी जैसे कि कंपनी सब हो गई, गवर्नमेंट कंपनी सब हो गई, ठीक है। एंड फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स या फिर सर्विसेज परचेज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा टू डिलीवर द पब्लिक सर्विसेज, तो ये सब आपके पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती है। और अभी फिलहाल जो जनरल फाइनेंस रूल्स है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैन्यूल्स है, ये एक जनरल गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए सारी एजेंसीज के द्वारा, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। लेकिन हाँ, एजेंसीज को फ्रीडम भी दी गई है कि अपने प्रोक्योरमेंट रूल्स बना सकते हैं, बट वो जो रूल बनाएंगे वो जनरल रूल से कंप्लाई करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रेलवेज है, इन्होंने अपनी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस बना रखे हैं। या फिर यूं कह सकते हो डिफेंस में वी हैव द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 डीएपी जिसको हम कहते हैं। तो आपको बस ये मीनिंग समझना चाहिए, और ये जो मैंने ग्रीन ऑरेंज में हाईलाइट की है, येलो में, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क क्या है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि वैसा जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट करोगे तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 246, आर्टिकल 288, ये सब कुछ आर्टिकल्स है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। फिर लेजिस्लेटिव प्रोविजन है ना। तो ये सब फ्रेमवर्क लाने का क्या मकसद होता है? ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट करना, ठीक है। अदरवाइज ये सब प्रोविजंस नहीं होंगे तो फिर करप्शन रिलेटेड इश्यूज ये सब रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। और देख सकते हो ओवरसीयर्स भी है, जैसे सीबीसी, ये सब देखते करते हैं। सीएजी जो ऑडिट का काम करते हैं, सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वी आर द सीबीआई। तो ये सब ओवरसीयर्स है जो रेगुलेट करते हैं, देख रेख करते हैं। एंड फिर ये देख सकते हो ये सब आपके पॉलिसीज है, मेदी का अपना है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का अपना है, बट ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक मतलब याद रखनी है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। एंड ये जरूर याद रखनी है कि अभी फिलहाल ये जो आपके दो रूल्स है, फाइनेंस रूल 2017 एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स है, ये गाइडलाइंस की तरफ से काम करते हैं टू बी फॉलोड बाय ऑल द एजेंसीज। एंड जो एजेंसीज हैं वो उनके खुद के अपने प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ये तीन बातें यहाँ से निकल कर आती। अब देख सकते हो डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो ये आपका प्लूरीलैटरल है, यानी कि इसमें आपके डब्ल्यूटीओ मेंबर्स शामिल है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि सारे मेंबर शामिल है, तो ये जरूर याद रखना है। तो प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट, एंड इसके तहत ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडीशंस हो कंपटीशन का इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट। यानी गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट करे तो ऐसा नहीं कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको ज्यादा तवज्जो दे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है आपका डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रांसपेरेंट कंडीशन हो, कोई भेदभाव न देखने को मिले इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जाता है, नेशनल ट्रीटमेंट दो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दो फॉर द सप्लायर्स ऑफ पार्टीज जो भी इस एग्रीमेंट को मानते हैं या फिर साइन किए हुए हैं। बट आपको पता होगा इंडिया इज नॉट ए पार्टी ऑफ दिस, बट ऑब्जर्वर गवर्नमेंट के रूप में है भारत 2010 से। तो ये बात है। एंड की प्रोविजंस के अंडर द लेटेस्ट गाइडलाइन, तो देख सकते हो स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइंस है कि पैसे अगर प्रोक्योरमेंट की गई है तो ऐसा नहीं कि 5 साल तक पैसे अटकाए पड़े हैं, तो स्ट्रिक्ट पेमेंट टाइमलाइंस हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव दिए जाए, और भी कुछ बातें हैं, डिस्प्यूट रिडक्शन हो, ऐसे क्रिटिकल रिव्यू आर्बिट्रेशन या कोर्ट अवार्ड के माध्यम से। तो ये सब बातें सो अपने ये हमने डिस्कस किया। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो बेसिकली पहला न्यूज है आपका लोकपाल से। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्त के तहत डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट करने की बात की गई थी, लेकिन सेंटर ने अभी तक इसे अपॉइंट नहीं किया था, ठीक है। तो यही इश्यू है और ये न्यूज में आया। तो अगर हम बात करें लोकपाल की, तो ये आपका नेशनल लेवल पर एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है। ऑम्बड्समैन यानी कि जो देख रेख करता है, ठीक है। और ये क्या काम है इनका? तो कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट्स जो डिफाइन की गई है अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, तो उसका ये आपका देखरेख करेगा। एंड इस एक्ट के अनुसार आप देख सकते हो एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होंगे विच विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, एंड ये अपॉइंट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका काम होगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जो रिफर की गई टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द लोकपाल। वैसे तो लोकपाल आपका 2019 में आया था, लेकिन डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट नहीं की गई थी।
तो साइलेंट फीचर्स आप देख सकते हो। अगर हम बात करें जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल, तो अच्छे से याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर पर भी ये जुरिडिक्शन लागू होता है। लोकपाल के मिनिस्टर्स हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी ऑफिसर्स हो, सब पर ये लागू होती है। लोकपाल में आपका चेयरमैन होगा, और याद रखना है मैक्सिमम 8 मेंबर्स, लेकिन 50% ऑफ द मेंबर्स वो आपके जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड उसमें भी क्या आप देख सकते हो, जो 50% मेंबर्स होंगे उस वो आपके कहाँ से आने चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन से आने चाहिए। तो ये अच्छे से याद रखना, ये प्रोविजन SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन 50% मेंबर्स होने चाहिए। एंड यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम 8 मेंबर्स है और 50% मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे। लेकिन जो भी आपके मेंबर्स होंगे उसमें से 50% मेंबर जो होंगे आपके SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन से होंगे। एंड जो आपका मेंबर्स है वो आपके अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी। और सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होंगे, तो PM होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के वो होंगे, CJI या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं नॉमिनेटेड बाय द CJI, एंड इमिनेंट ज्यूरिस्ट भी, ठीक है, जो नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस लोकपाल के बारे में, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के बारे में। अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की, तो क्या न्यूज में रही है, तो आप देख सकते हो 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था, और वहां पर आपका अनएमनस यानी कि बिना विरोधाभास के हैदराबाद डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई। तो हैदराबाद डिक्लेरेशन क्या है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली हैदराबाद डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द ई गवर्नेंस, इसके तहत जो सिटीजन सर्विसेज है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात कही गई, यूजिंग द आधार, UPI, डिजी लॉकर, ये सब जो आपके ई फैसिलिटीज है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट सोशल सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ सेक्टर में जो प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में, उसका फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। रेस्पॉन्सिबल यूज हो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो अडॉप्ट करनी है इन कोलैबोरेशन विद मैटी। तो बस आपको यहाँ से हैदराबाद डिक्लेरेशन की बात यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो ई गवर्नेंस शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। एंड अगर हम बात करें कुछ अनदर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लेके आए हैं जो गवर्नमेंट ने, वो है आपका भूमि प्रोजेक्ट, कर्नाटका का है ये, और इसके तहत लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। एंड ई सेवा जो आंध्र प्रदेश का है, ज्ञान दूत जो मध्य प्रदेश का है, और ये भी आपका सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव है। फिर लोकवाणी यूपी का है। एंड फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स याद रखना आपको, फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज, और ये केरला का है। तो क्या क्या याद रखोगे, मैं दफा नहीं पूछ सकता। फ्रेंड्स आपका केरला का है, भूमि प्रोजेक्ट आपका कर्नाटका का है, ज्ञान दूत आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और लोकवाणी आपका यूपी का है। अब आते हैं डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के ऊपर। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल क्रिएट किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेगा। OTT प्लेटफॉर्म यानी कि जो आपके नेटफ्लिक्स है, ठीक है, अमेजन प्राइम है, वो सब आपके OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो ये जो बनाया गया है बेसिकली एज पर द मैंडेट, ये अच्छे से याद रखना है, इसको जो बनाया गया है एज पर द मैंडेट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत। एंड जो आपका IBDF है जिसकी बात अभी हमने की, जिन्होंने क्रिएट किया है इसको, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो इसको पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन कहा जाता था, जो आपका 1999 में सेटअप हुआ था, और ये एपेक्स बॉडी है ब्रॉडकास्टर्स का ये एपेक्स बॉडी है OTT ऑपरेटर्स का। और ये सब कुछ बातें याद रख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ये जो आपका BCC है, यानी कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, ये आपका इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है नॉन न्यूज जनरल इंटरटेनमेंट चैनल्स का, जो सेटअप की गई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा जून 2011 में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एंड अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 की, तो इसको ध्यान में रखना है। इसको जो फ्रेम किया गया है, इस रूल्स को जो फ्रेम किया गया है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस रूल को फ्रेम करने का पावर कहाँ से मिला है, तो देख सकते हो जो सेक्शन 87 क्लाउज 2 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, वहां से आपका ये रूल फ्रेम करने की पावर मिली है। तो अगर पूछा जाएगा ये रूल किसके अंतर्गत फ्रेम की गई है, तो IT एक्ट 2000 के तहत, ठीक है। और ये रिप्लेस करता है आपका IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2011 को। और देख सकते हो नवंबर 2020 में जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स और जो न्यूज एंड करंट अफेयर्स वाले कंटेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो अवेलेबल होते हैं, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत लाया गया था। यहाँ आपको दो चीज अच्छे से जाननी है, ठीक है। दो चीज क्या है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है, जैसे फेसबुक है,
है ना, ट्विटर सब है, ये सब आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनको रेगुलेट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन जो आपका ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटिव प्लेटफॉर्म से, इनको कौन रेगुलेट करता है? तो इनको रेगुलेट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये जरूरी याद रखना है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का रेगुलेटर कौन? आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो आपका ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म का रेगुलेटर कौन? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, मेघा ईए। तो क्या कंटेंट है तो देख सकते हो, मेघा ईए यानी कि मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च की गई हाल फिलहाल में, जिसका एम क्या है? जो ट्रेडिशनल सर्विस डिलीवरी प्रोसेसेस हैं, यानी कि ऑफलाइन वाले, उसको डिजिटल सर्विस सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो जो आपका मेघा है ये आपका 6 पिलर पर आधारित है: गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट। और मेघालय आपका फर्स्ट स्टेट है जो इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मेघा ईए। ठीक है, MEGH और ये, तो ये बात हो गई। और अगर हम बात करें इंड ईए की, तो ये जो इंड ईए इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो इनेबल करता है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स एंड साथ ही साथ and in parallel by all government and their agencies. So basically it is a way to establish unity and diversity in the domain of e-governance. तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो मेगा ईए है ये है क्या। ठीक है, ये बातें हो गई। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज पर, माई गॉव प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली माई गॉव प्लेटफॉर्म जो कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है, जो आपका 2014 में लॉन्च किया गया था। 7 ईयर्स हो चुके हैं इसके। एंड ये आपका इनोवेटिव सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको भी पता है यहाँ पर सिटीजन अपने रिकमेंडेशंस राय दे सकते हैं गवर्नमेंट को। सिटीजन पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओपिनियंस दे सकते हैं। और ये आपका जो माई गॉव है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कि आपका एक सेक्शन 8 कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है ना, इसकी बात हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो बेसिकली न्यूज क्या है? तो फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम अभी हाल फिलहाल में हुई थी। तो ये जो आपका IIGF है इसको कंस्टिट्यूट किया गया था इन कन्फर्मेंस टू द ट्यूनिस एजेंडा। तो ट्यूनिस एजेंडा क्या है ये ध्यान में रखिए। ट्यूनिस एजेंडा डील्स विद द यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो वहां से निकला था ट्यूनिस एजेंडा और अल्टीमेटली IIGF जो है कंस्टिट्यूट करी गई है इन कन्फर्मेंस टू दिस एजेंडा। तो क्या है आपका IIGF? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लाता है फ्रॉम द वेरियस ग्रुप, सो दैट डिस्कस किया जा सके पब्लिक पॉलिसी इश्यूज क्या है रिलेटेड टू द इंटरनेट। तो ये डिस्कशन इंश्योर करता है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी विच इज एसोसिएटेड टू या विच आर इन्वॉल्व इन इंटरनेट गवर्नेंस रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी। ये जरूर याद रखना है। ये जो आपका ट्यूनिस एजेंडा है और IIGF क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की गई है और इंडिया का रैंक आपका 85 है, ये ध्यान में रखना है। और स्कोर कितना मिला भारत को? 40। पिछले साल आपका 86 था, तो 1 अंक कम हुआ है। और डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड ने टॉप किया है। और याद रखना है इसमें रिलीज किसने किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ठीक है, और स्केल में 0 और 100 का स्कोर मिलता है। तो 0 मतलब हाईली करप्ट एंड 100 मतलब वेरी क्लीन, नो करप्शन देयर। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। तो क्या कंटेक्स्ट है तो देख सकते हो, 120 मेयर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम था न्यू अर्बन इंडिया। तो जो मेयर्स होते हैं चेयरपर्सन जिसको कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, ये पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं म्युनिसिपल बॉडी के। याद रखना है, मेयर्स या चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं म्युनिसिपल बॉडी के। एंड अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मेयर को इलेक्ट किया जाता है सिटी काउंसिलर्स के द्वारा। अब सिटी काउंसिलर्स खुद कहाँ से इलेक्ट होते हैं? तो जो लोग होते हैं अर्बन वोटर जो होते हैं वो बेसिकली सिटी काउंसिलर को चुनकर भेजते हैं, और ये जो सिटी काउंसिलर्स है ये बेसिकली मेयर को इलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे।